बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 के अध्याय 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत के बिंदु, व्यावसायिक वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण और व्यावसायिक वित्त के स्रोतों पर। आइए प्रारंभ करते हैं व्यावसायिक वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हर व्यवसाय को व्यवसाय चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, तो वह वित्त प्राप्त करने के लिए कई स्रोतों की तलाश करता है। वो कौन कौन से स्रोत हैं? आइए, व्यावसायिक वित्त के धन के स्रोतों का वर्गीकरण। एकल स्वामित्व एवं साझेदारी इकाइयों के लिए धन व्यक्तिगत स्रोतों अथवा बैंक मित्रों आदि से ऋण लेकर जुटाया जा सकता है। देखिए, एकल स्वामित्व और साझेदारी इकाइयां जो हैं वो व्यक्तिगत स्रोतों से या बैंक मित्रों आदि से ऋण लेकर वित्त की व्यवस्था करते हैं। कंपनी संगठन के लिए व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों को विभिन्न आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है, लेकिन जो कंपनी संगठन होते हैं उन्हें अधिक वित्त की आवश्यकता होती है, तो वो अपने लिए कई वित्तीय स्रोतों को ढूंढते हैं और उन्हें कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। अवधि के आधार पर, जुटाने के स्रोत के आधार पर तथा स्वामित्व के आधार पर। आइए हम देखते हैं व्यावसायिक वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण। व्यावसायिक वित्त जहां से प्राप्त होता है उन स्रोतों को तीन अलग अलग भागों में हम बांटते हैं। पहला है अवधि के आधार पर। दीर्घ अवधि अर्थात 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो वित्त प्राप्त होता है, जिन स्रोतों से वित्त प्राप्त होता है, वे इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। मध्य अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए जिन स्रोतों से वित्त प्राप्त होता है वो मध्य अवधि वित्त के स्रोतों में रखे जाते हैं। अल्प अवधि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए दैनिक क्रियाकलापों के लिए इस प्रकार के अल्प अवधि के वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व कोष जो स्वामियों से लिया जाता है, ऋणगत कोष जो ऋण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जुटाने के स्रोत के आधार पर आंतरिक स्रोतों से भी धन एकत्र किया जाता है, स्टॉक को बेचकर और अपनी संचित आय का पुनः विनियोग कर। बाह्य स्रोतों से अन्य स्रोत जो होते हैं, जो वित्त के स्रोत होते हैं, उनसे ऋण लेकर इस प्रकार के बाह्य स्रोतों के द्वारा धन जुटाया जाता है। आइए इनको हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अवधि के आधार पर जो हमने वित्तीय स्रोतों का वर्गीकरण किया है उसे। दीर्घ अवधि, अभी हमने देखा 5 वर्ष से अधिक अवधि के कौन कौन से हैं? समता अंश, संचित आय, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बैंकों से ऋण। ये सभी दीर्घ अवधि के लिए वित्त प्रदान करने वाले कारक हैं, स्रोत हैं। मध्य अवधि अर्थात 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि तक बैंकों से ऋण ले सकते हैं, सार्वजनिक जमा द्वारा, वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा और पट्टाधि वित्त के माध्यम से मध्य अवधि के वित्त प्राप्त किए जा सकते हैं। अल्प अवधि के लिए व्यापारिक साख मतलब उधार द्वारा, इसे व्यापारिक साख बोला जाता है। आड़त, इसे फैक्टरिंग भी कहा जाता है। बैंक, वाणिज्यिक पत्र के द्वारा अल्प अवधि के वित्त की व्यवस्था की जाती है। इन्हें विस्तार से देखते हैं। आइए, अवधि के आधार पर दीर्घ अवधि स्रोत व्यवसाय की 5 वर्ष से अधिक की अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह उपकरण व संयंत्र आदि स्थायी संपत्तियों का क्रय करने के लिए आवश्यक होता है। देखिए, दीर्घ अवधि वित्त की आवश्यकता होती है स्थायी संपत्तियों का क्रय करने के लिए, स्थायी संपत्तियां खरीदने के लिए। जो पूंजी 1 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम के लिए चाहिए तो मध्य अवधि वित्त के स्रोत का उपयोग करेंगे। 1 से 5 वर्ष, 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि तक जिन वित्तीय स्रोतों से हम वित्त प्राप्त करते हैं वो मध्य अवधि वित्त की श्रेणी में रखे जाते हैं।
एक वर्ष से कम समय के लिए पूंजी को लघु अवधि वित्त कहते हैं। अल्प अवधि वित्त चालू संपत्ति जैसे प्राप्य बिल एवं स्टॉक के लिए सर्वाधिक सामान्य है। मौसमी व्यवसाय जिन्हें संभावित बिक्री के लिए स्टॉक जमा करना होता है, उन्हें 2 मौसम के मध्य की अवधि के लिए लघु अवधि वित्त की आवश्यकता होती है। मौसमी व्यवसाय वाले व्यवसायियों को लघु अवधि के लिए वित्त की अधिक आवश्यकता होती है। दैनिक क्रियाकलापों के लिए लघु अवधि वित्त की आवश्यकता होती है। स्वामित्व के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, स्वामित्व कोष, ऋणगत कोष। जो वित्तीय स्रोत हैं, स्वामित्व कोष के अंतर्गत समता अंश और संचित आय को शामिल किया जाता है। ऋणगत कोष ऋण पत्र, बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, सार्वजनिक जमा, निज वित्तीयन और वाणिज्यिक पत्र इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। यह संस्था पर एक तरह से भार के रूप में माने जाते हैं। आइए देखें, स्वामित्व कोष का अर्थ है वह कोष जो उद्यम के स्वामियों ने दिया है। ये स्वामी एकल व्यापारी, साझेदार या कंपनी के अंशधारी हो सकते हैं। एकल व्यापार में एकल व्यापारी, साझेदारी फर्म के लिए साझेदार और कंपनी में अंशधारी स्वामियों के रूप में स्वामिगत कोष एकत्र करते हैं। पूंजी के अतिरिक्त इसमें लाभ का वह भाग जो व्यवसाय में पुनः निवेशित है भी सम्मिलित है। जो लाभ का वह भाग जो वितरित नहीं किया गया है और व्यवसाय में पुनः नियोजित कर लिया जाता है, निवेश कर लिया जाता है, पुनः विनियोग कर लिया जाता है जिस धन का, वह भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। स्वामिगत पूंजी व्यवसाय में लंबी अवधि के लिए लगी होती है एवं व्यवसाय के जीवन काल में इसको लौटाना नहीं पड़ता। इस पूंजी को व्यवसाय के जीवन काल में लौटाना नहीं होता है। यह पूंजी स्वामी को प्रबंध में नियंत्रण के अधिकार की प्राप्ति का आधार होती है और इससे स्वामी को प्रबंध में नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है। जो स्वामी होते हैं वो प्रबंध में नियंत्रण कर सकते हैं, प्रबंध में शामिल होते हैं। समता अंशों का निर्गमन एवं संचित आय वे स्रोत हैं जिनसे स्वामीगत कोष प्राप्त किए जा सकते हैं। ऋणगत कोष, ऋणगत कोष से अभिप्राय ऋण एवं उधार लेने के माध्यम से कोष एकत्रित करना है। वाणिज्यिक बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, ऋण पत्रों का निर्गमन, सार्वजनिक ऋण एवं व्यापारिक साख इसमें सम्मिलित होती है। इन माध्यमों से ऋण प्राप्त किया जाता है। इन स्रोतों से कोष एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों पर प्राप्त किया जाता है। कोष एक निश्चित अवधि के लिए, देखिए ऋणगत कोष एक निश्चित अवधि के लिए मिलता है, साथ ही निर्धारित शर्तों का पालन किया जाता है और ब्याज भी दिया जाता है, निश्चित दर से ब्याज भी दिया जाता है तथा उन्हें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर लौटाया जाता है। देखिए निश्चित अवधि की समाप्ति पर लौटाया जाता है। स्वामीगत कोष व्यवसाय के जीवन काल में लौटाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इन्हें लौटाया जाता है। इन कोषों पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। इसका व्यवसाय पर बहुत अधिक भार हो जाता है और यह व्यवसाय पर भार के रूप में होता है। हानि हो या लाभ कम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ब्याज तो देना ही पड़ता है। कम आय होने अथवा हानि होने पर भी ब्याज का भुगतान करना होता है। सामान्यतः किसी स्थायी संपत्ति की जमानत पर ही ऋणगत कोष प्राप्त होते हैं। बच्चों, ऋणगत कोष प्राप्त करने के लिए किसी स्थायी संपत्ति को गिरवी रखना पड़ता है, जमानत के तौर पर रखना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। जुटाने के स्रोत के आधार पर देखिए, वित्त के स्रोत आंतरिक स्रोतों से भी इकट्ठे किए जा सकते हैं और बाह्य स्रोतों से भी एकत्र किए जा सकते हैं। आंतरिक स्रोतों से समता अंश पूंजी के और संचित आय के माध्यम से स्रोत, ये वित्तीय स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं, वित्त प्राप्त किया जा सकता है। जबकि बाह्य स्रोत ऋण पत्र, बैंकों से ऋण, वित्तीय संस्थाएं, सार्वजनिक जमा, पूर्वाधिकार अंश, व्यापारिक पत्र, व्यापार साख, फैक्टरिंग, पट्टाधि वित्त आदि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
आइए इसे देखते हैं। कोष जुटाने के आंतरिक स्रोत अथवा बाह्य स्रोत हो सकते हैं। दो स्रोत जो वित्त के स्रोत हैं उन्हें आंतरिक और बाह्य दो भागों में भी बांटा जाता है। आंतरिक स्रोत वे हैं जो संगठन में से ही जुटाए जाते हैं। व्यवसाय प्राप्य बिलों की वसूली की रफ्तार बढ़ाने, अतिरिक्त स्टॉक को बेचने एवं अपने लाभों के पुनः विनियोग के द्वारा आंतरिक कोष पैदा करता है। कोई भी व्यवसाय अपने अतिरिक्त स्टॉक को बेचकर और अपने जो अतिरिक्त लाभ था उन्हें पुनः निवेशित करके, उन्हें पुनः विनियोग करके उसका अपना आंतरिक स्रोत के द्वारा धन एकत्र करता है। कोषों के आंतरिक स्रोत व्यवसाय की सीमित आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक स्रोत हैं वो सीमित आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकते हैं, उनसे अधिक धन एकत्र नहीं किया जा सकता। कोष के बाह्य स्रोतों में संगठन के से बाहर के स्रोत जैसे आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता एवं निवेशकर्ता सम्मिलित होते हैं। आपूर्तिकर्ता ऋण देने वाले, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, बैंक हो, वित्तीय संस्थान हो, निवेशकर्ता इसमें सम्मिलित होते हैं। जब भी बड़ी मात्रा में राशि एकत्रित करनी होती है तब आमतौर पर बाह्य स्रोतों का उपयोग किया जाता है। देखिए, बड़ी मात्रा में राशि, अगर अधिक वित्त की आवश्यकता है तो बाह्य स्रोतों से ही धन एकत्र किया जाता है। बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाना अधिक खर्चीला होता है। बाह्य स्रोतों से धन एकत्र करना खर्चीला भी है, जटिल भी है, और बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाने के लिए अपनी परिसंपत्तियों को गिरवी रखना होता है। परिसंपत्तियों को गिरवी रखना पड़ता है। ऋण पत्रों का निर्गमन, वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से उधार लेना एवं सार्वजनिक जमा स्वीकार करना पूंजी के बाह्य स्रोतों के प्रमुख उदाहरण है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण लेना, ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। वित्त के स्रोत, जितने भी स्रोतों का अभी हमने वर्गीकरण किया है वो इसके अंतर्गत आएंगे। आइए देखते हैं वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं। एक व्यावसायिक इकाई विभिन्न स्रोतों से पूंजी जुटा सकती है। सभी संगठनों के लिए कोई एक स्रोत सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं, हर व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता अलग अलग होती है। किसी को दीर्घ अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता है, किसी को लघु अवधि के लिए, तो उसके लिए वित्त के स्रोत भी अलग अलग होंगे और कोई भी एक स्रोत सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। हर व्यवसाय के लिए अलग स्रोत सर्वश्रेष्ठ होता है। कोई एक स्रोत सभी के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होता। किस स्रोत का उपयोग करना है, इसका चुनाव स्थिति, उद्देश्य, लागत एवं जोखिम के आधार पर होता है। उदाहरणार्थ, यदि व्यवसाय को स्थिर पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोष जुटाना है तो दीर्घ अवधि पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसे स्वामिगत पूंजी अथवा ऋणगत पूंजी के रूप में जुटाया जाता है। यदि स्थायी संपत्ति क्रय करनी है तो दीर्घ अवधि, साथ ही साथ स्वामिगत पूंजी और ऋणगत पूंजी के रूप में इसे जुटाया जा सकता है। यदि उद्देश्य व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो अल्प अवधि स्रोतों से इसे प्राप्त किया जा सकता है। अल्प अवधि के स्रोत जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं, उनसे ये धन एकत्र किया जा सकता है। ये स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, संचित आय, व्यापारिक साख, आड़त, फैक्टरिंग भी कहा जाता है इसे, लीज वित्तीयन, इससे पट्टादी वित्त भी कहते हैं, सार्वजनिक जमा, वाणिज्यिक पत्र, अंशों का निर्गमन, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश इसके अंतर्गत आते हैं। पूर्वाधिकार अंश, ऋणपत्र, वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान जहां से हम धन प्राप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बच्चों हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और
इन्हें अच्छी तरह समझेगी। धन्यवाद।